Good morning. Welcome to OJS with IS Academy. We are discussing MCQs based on daily current affairs. These are the 10 topics which we will cover today. Also, try and answer at least 7 out of 10 questions. Question number 1 is in reference to Montreal Convention, and the correct option here is A, which is it establishes airline liability in case of death or injury to passengers. सो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो हमारा है वो एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है जो कि मेंबर स्टेट्स ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1999 में बना था उन्होंने अडॉप्ट किया था. इसमें क्या है कि ये एयरलाइन के ऊपर एक लाइबिलिटी बना देती है अगर किसी भी पैसेंजर को डेथ या इंजरी होती है या फिर कोई भी डिले का केस होता है, डैमेज का होता है या लॉस ऑफ बैगेज या कार्गो, कुछ भी ऐसी मिस हैपनिंग होती है. तो liability during international flights for airlines are defined under the Carriage by Air Amendment Act of 2016 based on India's adoption of Montreal Convention in 2009. ठीक है. सो जो लाइबिलिटी है हमारी ड्यूरिंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स फॉर एयरलाइन ये हमने डाला है कैरेज बाय एयर अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंदर. एज पर चार्टर ऑफ पैसेंजर्स राइट फॉर एयर ट्रैवलर्स, compensation is calculated based on payments of damages of up to 1,13,100 रुपये by special drawing rights which is also known as SDRs which is approx मान के चलो 1.19 करोड़ करंट प्राइस के हिसाब से फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स. अगर कोई भी नेचुरल डेथ होती है इनसाइड एन एयरक्राफ्ट, एयरलाइंस आर नॉट लाइबल टू पे एनी कॉम्पनसेशन ऑन बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स. सिर्फ किस केस में? अगर नेचुरल डेथ होती है एयरक्राफ्ट के अंदर तब एयरलाइन लाइबल नहीं है, लेकिन अगर उनको इंजरी होती है या फिर अगर उनको कोई और दिक्कत होती है, अगर डेथ हो जाती है किसी उन लोगों की लापरवाही की वजह से, तब इसके लिए वो लाइबल है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू परसीड्स meteor shower and the correct option here is B, which is it occurs when the earth passes through debris of comet swift turtle. So जो हमारा परसीड्स meteor shower है वो एनुअली होता है. एनुअल सेलेस्टियल इवेंट जिसको हम बोलते हैं, ये ज़्यादातर मिड अगस्त के पीक में होता है. ये जो पहली बार ऑब्जर्व किया था वो अप्रॉक्स आप मान के चलो 2000 साल पहले ऑब्जर्व किया गया था, विच इज़ ओवर 2000 ईयर्स अगो. ये जो इवेंट होता है एनुअली होता है कब? जब अर्थ पास करती है डेब्रिस में ऑफ कॉमेट स्विफ्ट टर्टल के एज इट ऑर्बिट्स अराउंड द सन. ठीक है. सन के इर्द गिर्द जब घूमता है, जो पीसेस है डेब्रिस के वो ट्रैवल करते हैं एट अप्रॉक्स 2.14 लाख किलोमीटर पर आवर एंड बर्न अप ड्यू टू एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन एट लेस देन 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सर्फेस. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज इन रेफरेंस टू देप्सांग प्लेन्स and the correct option here is B, which is the tank maneuvers are possible in the strategically important planes. टैंक मैन्यूवर्स का क्या मतलब हुआ? मैन्यूवर्स का क्या मतलब होता है बेसिकली कि हमारी जो आर्मी है वो क्या स्टेप ले रही है, कैसे स्ट्रैटेजिकली प्लान कर रही है अपने डिफेंस के लिए. यहाँ पे हम उस रेफरेंस में बात करें. टैंक क्या होता है आप सभी को पता है, जिसमें गन्स वगैरह लगी रहती हैं जो हम अपने डिफेंस के लिए हमारी आर्मी यूज़ करती है, वो होता है. सो डेप्सांग प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो जो टैंक मैन्यूवर्स हैं वो दे आर पॉसिबल इन द स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेन्स. ठीक है. सो जो हमारा देप्सांग प्लेन है ये लद्दाख का पार्ट है और ये लोकेटेड है हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको हम LAC बोलते हैं, जो कि इंडियन और चाइनीज़ रीजन को सेपरेट करता है. तो ये कौन सा LAC है हमारा? जहाँ पे इंडियन और चाइनीज़ को सेपरेट करता है जो बॉर्डर है. इंडिया कंट्रोल्स वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द प्लेन्स, वेयर एज ईस्टर्न पोर्शन जो है वो अक्साई चिन का है जो कि चाइना कंट्रोल करती है और एंड इट वॉज कैप्चर्ड इन 1962. जो देप्सांग है वो काराकोरम पास है हमारा, उसके करीब है, ओवरलुकिंग द स्ट्रैटेजिक सैल्टोरो रिज एंड सियाचिन ग्लेशियर. सियाचिन का नाम आपने अभी बहुत ज़्यादा सुना होगा, न्यूज़ में भी सियाचिन बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा चल रहा था. तो जो हमारा देप्सांग वो है वो हमारा काराकोरम पास के पास ही है. ठीक है. सो ये ये उन जगहों में से है जहाँ पे LAC के जहाँ पे हम टैंक मैन्यूवर्स हमारे पॉसिबल हैं, जहाँ पे हम टैंक मैन्यूवर्स को प्लेस कर सकते हैं. सो अभी जो हमारा ऑनगोइंग टेंशन चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, रिसेंटली हमारे जो मेजर जनरल लेवल है उन्होंने इस इशू को डिस्कस किया है कंसर्निंग कि हमारा जो डिप्सांग प्लेन का स्ट्रैटेजी रहेगी वो कैसी रहेगी. इसलिए हम यहाँ पे
इसकी बात कर रहे हैं. So, our next question is question 4, Project Cheetah. It was recently in news as well, and which of the following option is correct? The correct option here is C, which is upgradation of Heron UAVs. यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट चीता है ये हमारा IAF से रिलेटेड है, हमारा जो इंडियन आर्मी है उससे रिलेटेड है. अगर आप नेट पे देखेंगे तो आपको प्रोजेक्ट चीता में और भी मिल जाएंगे. हमारे और प्रोजेक्ट चीता है जहाँ पे कि हम चीता को रेस्क्यू कर रहे हैं, मतलब हमारे जो चीता एक्सटिंक्ट हो रहे हैं हम उनको कर रहे हैं, बट ये वो वाला प्रोजेक्ट चीता नहीं है. अगर आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रोजेक्ट चीता IAF डाल दीजिएगा, आपको पूरी इसकी डिटेल मिल जाएगी. बहरहाल जो हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम प्रोजेक्ट चीता को, जो अभी हमारी क्योंकि टेंशन चल रही है, बॉर्डर टेंशन चल रही है चाइना में, हम उसके लिए प्रोजेक्ट चीता को रिवाइव करेंगे. इस प्रोजेक्ट में क्या था कि अराउंड 90 हेरॉन ड्रोन्स जो थे हमारे ऑफ द 3 सर्विसेज वुड बी अपग्रेडेड. ठीक है, इट विल आर्म हेरॉन यूएवीज का मतलब वो अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो हमारे हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे ड्रोन्स वगैरह हो गए, विथ लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, प्रिसाइजेशन गाइडेड म्यूनिटिशंस, एयर टू ग्राउंड एंड एयर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स. आप समझ रहे हैं कि ये सारा हम यहाँ पे हम आसमान की बात करें कि हमारे वहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हम वहाँ से उन पे कैसे अपना सेफ्टी एहतियात बरत सकते हैं, कैसे हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं. जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट है प्रोजेक्ट की वो 3500 करोड़ है गवर्नमेंट को जो दी गई है. सो द अपग्रेडेड यूएवीज कैन बी यूज्ड अगेंस्ट कन्वेंशनल मिलिट्री ऑपरेशन एज वेल एज इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन इन फ्यूचर. ठीक है, तो हम अपनी दोनों तरीके से हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं, हम अपने मिलिट्री को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और हम जो टेररिज्म है हमारा उसके अगेंस्ट भी हम अपनी तैयारी कर रहे हैं. ये जो एयरक्राफ्ट है कैन बी ऑपरेटेड फ्रॉम फार ऑफ डिस्टेंसेस एंड कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू द सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम. ठीक है, तो हम इसको काफ़ी डिस्टेंस से भी इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारे बॉर्डर के कहीं उस तरफ जा रहे हैं तो हम इसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं डिस्टेंस से भी, और ये सैटेलाइट के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन, इसका मतलब वो जो कंट्रोल सिस्टम होता है सैटेलाइट के थ्रू होता है, तो ये और भी बेहतर है. इसीलिए हम इसको जितना डिस्टेंस पे भी कर रहे हैं ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं रहती है. काफ़ी अपडेटेड वर्जन है वो हमारा. So, let's turn to question number 5, which is Papum Reserve Forest is located in which of the following states of India? So, the correct option here is B. It is located in अरुणाचल प्रदेश. अब हम पापुम रिजर्व फॉरेस्ट की क्यों बात कर रहे हैं? पापुम रिजर्व फॉरेस्ट जो है वो हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी है IBA में अरुणाचल प्रदेश में, जो कि ईस्टर्न हिमालयाज एंडेमिक बर्ड एरिया है उसका पार्ट है. ये ऑलमोस्ट 1064 स्क्वायर किलोमीटर में लोकेटेड है, बिटवीन 2 IBS के बीच में ये लोकेटेड है. हमारा IBA का फुल फॉर्म हो गया इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया. 2 हमारे ये IBS में ये लोकेटेड है, एक है पके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि वेस्ट की तरफ है, और दूसरा है हमारा ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि ईस्ट की तरफ है. क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि यहाँ पे जो नेस्टिंग हैबिटेट है वो 3 स्पीसीज जो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं वो है कलरफुल हॉर्नबिल्स, ग्रेट रीथ एंड ओरिएंटल पायड. अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली एक सैटेलाइट का डेटा रिपोर्ट ये दिखा रहा है कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन रेट, मतलब पेड़ काटने का जो रेट चल रहा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है. वहाँ पे जो एनुअल फॉरेस्ट लॉस रेट है वो एज हाई एज 8.2 स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ चुका है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर next question is in reference to consider the following statement regarding draft environmental impact assessment notification 2020, and the correct option here is C, which is it allows the government to grant an ex post facto environmental clearance to projects that have commenced illegally without a clearance. All right, there is no mention of climate change and related consideration, and द ड्राफ्ट अंडरमाइंस प्रोसीजरल एनवायरमेंटल राइट्स. अब यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है? जो हमारा गलत ऑप्शन है यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर 4. तो स्टेटमेंट जो 3 और 4 है हमारा वो कॉन्ट्रेरी है. स्टेटमेंट 3 हमारा कहता है कि जो ड्राफ्ट अंडरमाइंस हैं प्रोसीजरल एनवायरमेंटल राइट्स के वो ये हैं, और दूसरा कहता है कि इट एनहांसेस एक्सेस टू रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन. तो ये हमारे दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट 4 हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि इट रिड्यूसेस एक्सेस टू रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन. जो हमारा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है लीगली अनटेनेबल है एज इट डज नॉट कन्फर्म टू इट्स पेरेंट एक्ट, Environment Protection Act 1986. The act requires the center to take measures to protect and improve the environment by reducing the ambit and stringency of the scrutiny of impact assessment
the proposed regulatory process will prove severely detrimental to the environment. Draft EIA notification 2020 dilutes environmental protection and is in denial of ecological crisis. All right. So, our next question is in reference to sunspots, which were recently in news. And the incorrect option here is option C, which says sunspots are the areas where the star's magnetic field is the weakest. So, स्टेटमेंट 3 हमारा क्यों गलत है? क्योंकि ऑन द फोटोस्फेयर, जो आउटर सरफेस होता है सन का, विच रेडिएट्स हीट एंड लाइट, सनस्पॉट आर द एरियाज वेयर द स्टार्स मैग्नेटिक फील्ड इज दी स्ट्रॉन्गेस्ट, अराउंड 2500 टाइम्स मोर देन दी अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. और हमारा स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है कि सनस्पॉट वो एरिया है स्टार मैग्नेटिक फील्ड का जो कि वीक है, बट वो वीक नहीं है, 2500 गुना अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. हमारा मैसिव सनस्पॉट ग्रुप AR2770 अभी रिसेंटली ऑब्जर्व हुआ है. ज़्यादातर जो सनस्पॉट अपीयर हुए हैं इन ग्रुप्स दैट हैव देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड हुज पोलैरिटी रिवर्सेस ड्यूरिंग एवरी सोलर साइकिल, which takes around 11 years. In every such cycle, the number of sunspot increases and decreases. जो करंट सोलर साइकिल है जो हमारा 2008 में शुरू हुआ था is in its solar minimum phase when the number of sunspots and solar flare is at routine low. ठीक है. So, next question is in reference to कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005. बहुत बढ़िया. सो हमने ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली डिस्कस भी किया था. इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, इट गेव इक्वल राइट टू डॉटर्स इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. सो जो हमारा स्टेटमेंट 2 है जो कहता है कि SC रिसेंटली रूल्ड दैट डॉटर्स विल हैव इक्वल राइट इन द पेरेंटल प्रॉपर्टी बट नॉट इफ देयर फादर डाइड बिफोर अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स. तो ये गलत है क्योंकि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि इवन अगर उनके फादर नहीं है तो भी उनके पास पूरा इक्वल राइट रहेगा. सो क्या है यहाँ पे हमारा कि अब जो हमारे स्टेटमेंट 2 गलत है. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि डॉटर्स के पास इक्वल राइट रहेगा पेरेंटल प्रॉपर्टी में जैसे कि लड़कों के पास होता है, इवन इफ देयर फादर is not there. Before the Hindu Succession Amendment Act 2005 came into force. बेंच ने ये बोला कि राइट अंडर द अमेंडमेंट आर एप्लीकेबल टू लिविंग डॉटर्स ऑफ लिविंग को पार्सनर्स एज ऑन 9/9/2005 irrespective of when such daughters are born. Bench was hearing a batch of appeal that raised an important legal issues whether the Hindu Succession Amendment, which gave equal rights to daughters in ancestral property, has a retrospective effect. Settling the dispute, question of law, the top court set aside the clutch of previous decisions that a daughter would have the co-parcenary right only if both the father and the daughter were alive. This was in September 9, 2005 when the amendment was notified. अब क्या हो गया है? अब ऐसा नहीं है. अब फादर के पास, अब तो डॉटर के पास उतना ही राइट है जितना कि सन के पास है, इवन अगर उसके फादर नहीं है. ओके. सो our next question is, which of the following is the GST levied and collected by the center? And the correct option here is option B, integrated GST. So इंटीग्रेटेड जीएसटी वो जीएसटी हमारी है जो कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में लगती है और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में लगती है गुड्स एंड सर्विसेज के. हमारा इंटर स्टेट जीएसटी, इंटीग्रेटेड जो जीएसटी है हमारा, उसको बोल दिया आईजीएसटी, वो हमारा एसजीएसटी और सीजीएसटी का कॉम्बिनेशन है. एसजीएसटी मतलब स्टेट और सी का मतलब सेंटर. And it is first levied and administered by the center, which then distributes it between the consuming state and itself. CGST और SGST are levied simultaneously on every purchase of goods and services except exempted ones. आप यहाँ पे कैसे देख सकते हैं? आप अपना कोई भी बिल उठाइए, मान लीजिए आपका 18% का बिल है, अब आप देखेंगे उसमें CGST 9%, SGST 9% ऐसे लिखा रहता है. हमेशा आपको हर बिल में ये दिखेगा एक्सेप्ट जो एग्जेम्प्टेड है. So, consumer pays an overall rate under one of the major tax slabs, 5% का 12, 18 and 28% maximum, out of which half accrues to the center और half चले जाता है स्टेट के पास, where consumption happens. In addition,
A compensation cess ranging from 1 से 200% तक is levied on sin and luxury goods, जैसे कि सिगरेट्स, पान मसाला और भी जो सर्टन कैटेगरीज ऑटोमोबाइल्स की ओवर एंड अबव द टॉप मोस्ट स्लैब ऑफ 28%. मतलब 5 से लेकर 28% तक, 0 से लेकर 28% तक जो स्लैब है हमारा वो तो है ही है, लेकिन कुछ कुछ हमारे उससे भी ऊपर स्लैब रेट पे हैं, जैसे कि सिगरेट हो गया, पान मसाला, इन सब पे 28% से भी ज़्यादा टैक्स लगता है. पेट्रोल हो गया. तो जो हमारे टॉप मोस्ट स्लैब में आते हैं वो हमारे लग्जरी प्रोडक्ट्स हो गए हैं. जो नहीं आते हैं स्लैब से भी ऊपर जा रहा है, पेट्रोल का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जिस पे पेट्रोल पे आप देखेंगे उस पर टैक्स 28% से भी ज़्यादा लगता है, उसमें हम GST नहीं लगाते हैं. ओके, सो लेट्स टर्न टू आवर लास्ट क्वेश्चन विच इज़ मुन्नार प्लेस वॉज रिसेंटली इन न्यूज़, where it is located, and the correct option here is D. It is located in Kerala. So मुन्नार हमारा वेस्टर्न घाट्स में, माउंटेन रेंज में, अपने इंडिया में, केरला स्टेट में है. मैप पे भी देख लेते हैं एक बार. ये हमारा साउथ साइड का मैप है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा मुन्नार, इसके नीचे देवीकुलम, उसके नीचे दुक्की. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ आया हो. आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. बाकी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन ये रही. If you want to contact us, these are our following contact information. You can follow us on Instagram. Don't forget to push the subscribe button. Thank you. Stay safe.